वर्ल्ड एथलेटिक्स की 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका के यूनियन शहर में हुआ। भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने इसमें पदक जीता है? तो आंसर आपको पता है, यह है नीरज चोपड़ा, जो कि नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर यहाँ पर पदक जीत लिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद में कांस्य पदक लेकर आई थी और भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने ये काम किया था। अब भारत के निम्नलिखित खिलाड़ी जो फाइनल तक तो पहुंचे थे परंतु पदक नहीं जीत पाए, उनमें मुरली श्री शंकर लंबी कूद की खिलाड़ी हैं। दूसरा नाम है एल्डोस पाल, पुरुष तिहरी कूद ट्रिपल जंपर है ये। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे बस ये पूछेंगे भैया एल्डोस पाल किस खेल से संबंधित है, सीधा सा मामला। रोहित यादव जेवलिन थ्रो, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो, अविनाश सांबले जो है वो 3000 मीटर स्टीपल चेस, ये वो लोग हैं जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे थे, मतलब पदक जीत सकते थे परंतु नहीं पहुंचे। 2003 के बाद नीरज चोपड़ा जी आए हैं हमारे बीच में और उन्होंने इस प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में 18वें, ये जो अमेरिका के यूनियन शहर में हुए, वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीतकर दूसरा खिलाड़ी बन गया। 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त 2023 में होगा हंगरी के बुडापेस्ट में, और मैंने बताया कि 20वां जो है वो 2025 में है, टोक्यो के जापान में प्रस्तावित। ठीक, चलिए, तो यहाँ से ये मामला बन सकता है। 3 अप्रैल 2023 तक की स्थिति में भारत का पहला और एकमात्र खिलाड़ी जिसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के 7 ओलंपिक पदक भी जीता है। अब सोचिए, अंजू बॉबी जॉर्ज के पास तो ओलंपिक पदक है नहीं, ये किसके पास है? हमारे नीरज चोपड़ा के पास है भाई। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है भाई, है ना। चलिए, चलो, भारत का वो पहला खिलाड़ी जिसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई पदक जीता, तो ये आंसर तो आपको पता है, अंजू बॉबी जॉर्ज है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हलवा प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है अंजू दीदी, ठीक है। चलो, भारत के एथलीट अविनाश सांबले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचे थे किंतु कोई पदक न जीत सके। अविनाश सांबले किस खेल विधा से संबंधित? अब बताओ प्रश्न का उत्तर। अविनाश सांबले का खेल लंबी कूद, भाला फेंक, तिहरी कूद या स्टेपल चेस? ये 3000 मीटर स्टेपल चेस है भाई अविनाश सांबले। पढ़ने पढ़ाने वाले सब एक जैसे, सबके सब भुलक्कड़। अब मेरा तो बनता है भाई है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये नाम याद रख लो, है ना। अविनाश सांबले, अन्नू रानी, रोहित यादव, एल्डोस पाल, इसमें एल्डोस पाल और ये अविनाश सांबले, ये दोनों पूछे गए हैं। अन्नू रानी आ चुकी है, ये 2 बच गए हैं, बाकी सब पूछे जा चुके हैं। ठीक, आएंगे इन पे प्रश्न आएंगे। चलो, अगला प्रश्न। जुलाई 2022 माह में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में एकल खिताब जीतने वाला या वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक जी, बताओ। पीवी सिंधु, साई प्रणीत या साइना नेहवाल? ये उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने काम किया है भाई, खिताब जीतना मतलब फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की वांग झी को पराजित किया और खिताब जीत लिया। पीवी सिंधु से पूर्व ये जो खिताब है 2010 में साइना नेहवाल ने और 2017 में साई प्रणीत ने सिंगापुर ओपन में जीता था। ठीक है, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी उनको शटलर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पीवी सिंधु जी हैं, सिंगापुर ओपन 2022। ठीक, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, यहाँ पर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मतलब है कि भैया लॉन टेनिस, है ना। विंबलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, निक किर्गियोस, मैथ्यू एब्डेन या निकोला मैक्टिक? जी, आंसर है नोवाक जोकोविच। कहाँ के खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, ये पूछा जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है और इन्होंने फाइनल मुकाबले में निक किर्गियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उसको हराया है। ठीक है, महिला एकल विजेता एलिना रिबिकिना और उप विजेता हैं जोन्स ओबुअर। तो नोवाक जोकोविच भाई अपना
ध्यान दीजिएगा, सर्बिया के हैं ये भी पूछा गया है। ठीक, 21 ग्रैंड स्लैम हो गए इनके, इसको मिला के। तो 9 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, 7 बार विंबलडन, 3 बार यूएस ओपन और 2 बार फ्रेंच ओपन। और हैं एलिना रिबिकिना, ये महिला एकल विजेता हैं, ठीक है, विंबलडन की। विंबलडन का सिकल्स खिताब कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी, कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है, ध्यान दीजिएगा, रिबिकिना। ठीक, इन्होंने जैकवर की, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है ये, इसमें 4 टूर्नामेंट काउंट किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। एक बार यूपीएससी ने पूछा था, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि भैया वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, जनवरी से दिसंबर, इस क्रम में अगर आप बैठाएं तो इनका क्रम क्या बनेगा, ये प्रश्न आ चुका है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन आता है और फिर अमेरिकन ओपन आता है। तो मैंने उस समय जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मैं कोड बना के रखा था, ऐसे करके आफ्रे वीए करके बना के रखा था, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, अमेरिकन मतलब यूएस ओपन। और एक बार ये भी पूछा गया था कि भैया हार्ड कोर्ट पर या घास पर, है ना, या लाल मिट्टी पर कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो रोला गेरा या लाल मिट्टी पर होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बार पूछा गया था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन 1955 से शुरू हुआ है, फ्रेंच ओपन सबसे पहले तो नहीं हुआ है, 1891 का है, और विंबलडन 1877 का है, यूएस ओपन 1881 का, मतलब सबसे पुराना है विंबलडन 1877 का, फिर यूएस ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है और सबसे ताज़ा वाला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 1955। कब कब खेला जाता है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई में, वही आफ्रे वीए है ना, विंबलडन जून जुलाई में, और उसके बाद यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन सितंबर में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में होगा, फ्रेंच ओपन पेरिस में है, विंबलडन लंदन में है और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, गौर करिएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल वर्ग की विजेता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो कौन है, एलिना रिबाकिना, एलिना रिबाकिना जी हैं, ये भूलिएगा मत। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल वर्ग की विजेता एलिना रिबाकिना जी हैं। तो पुरुष एकल तो नोवाक जोकोविच हो ही गया है, महिला एकल एलिना कजाकिस्तान की है, कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी जिन्होंने ये जीता है, बस बहुत है इतना, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आ सकते हैं। अगस्त 2022 में श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। श्री जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ जी भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ये बताना है। तो आंसर आपको पता है, ये है 14th नंबर पे। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने शपथ ली, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, इसके बाद में तीसरा प्रश्न कि भैया इन्होंने किसको पराजित किया? तो संयुक्त विपक्ष की जो उम्मीदवार थी श्रीमती मार्गरेट एल्वा, उन्हें पराजित किया। ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगला तथ्य, उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव क्रम में देखें तो 16वां था, परंतु व्यक्ति के रूप में ये 14वें व्यक्ति है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन दो अवधि के लिए थे, और वहीं 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। इसके कारण से 16वें क्रम के हैं, परंतु व्यक्ति का क्रम देखें तो 14वें व्यक्ति है, 14th नंबर के। जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के हैं, आप सभी जानते हैं, झुंझुनू जिले के हैं। ठीक, भूलिएगा मत। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। इसके बाद में
आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा सभापति भी बन गए साथ ही साथ। एक बार पूछी जाती है कि एक बार प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी में कि राज्यसभा के सभापति को कौन शपथ दिलवाता है, उत्तर है कोई नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, इस प्रकार राज्यसभा के सभापति राजस्थान से हैं, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, वो भी राजस्थान के कोटा से हैं। तो मतलब दोनों भाई कहाँ पहुँच गए? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों राजस्थान से हो गए। क्या बात है, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है। ये है हमारे धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। उपराष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी दे दी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, ध्यान है ना? हाँ, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए नहीं, ध्यान रखना है ना। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। निर्वाचन मंडल की बात होती है अनुच्छेद 66 में, ये भी पूछा जाता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो 12 मनोनीत होते हैं वो भी, इसके बाद में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर चुनाव प्रक्रिया बताई है अनुच्छेद 68 में, भूलिएगा मत, है ना। मेरा निवेदन है एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रोविजंस हैं वो ऑलमोस्ट डाल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो देश का पहला हर घर जल वाला प्रामाणिक जिला राज्य बन गया? पहला तो जिला था, अभी देखा हमने बुरहानपुर, अब राज्य पूछ लिया भैया, तो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ना। अभी तक वो तुक्का दिमाग में बैठा है कि एमपी आए ना तो एमपी लगा के आना है। ये है गोवा, एमपी नहीं है, ध्यान रखना। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, 15 अगस्त 2022 को। उसी के अंतर्गत हर घर जल योजना शुरुआत की गई, बहुत अच्छी बात है। और मुद्दा ये था कि साफ स्वच्छ पानी पिलाएंगे, और ऐसे मामलों में गोवा टॉप कर गया कि भैया हम सबसे पहले। जिला तो हमारा बुरहानपुर बन गया, पर राज्य कौन सा बन गया? गोवा। इसके बाद में जो यूटीज़ हैं उसमें दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, ये दोनों संयुक्त रूप से हैं केंद्र शासित प्रदेश में। 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने घोषित किया कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो हर घर जल वाला पहला प्रामाणिक जिला है। बाद में मोदी जी साहब ने कहा कि वाह बात, वाह बात, वाह बात, ऐसे करके तारीफ की उन्होंने। जल शक्ति मंत्रालय PIB की साइट अगर आप देखेंगे, कब की है ये? 18 अगस्त 2022 की। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव देश में पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रदेश में 2 नाम आ रहे हैं ना, इसका मतलब उनकी पूछे जाने की संभावना कम है। गोवा ही याद रख लो तो बढ़िया है। गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। PM मोदी बोले 3 साल में 7 करोड़ परिवार को पहुंचाया पानी। बढ़िया है मोदी जी। चलिए अब वही निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो देश का पहला हर घर जल वाला प्रामाणिक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? वही दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है भैया, डिटेल हम कर ही चुके हैं पहले, समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 माह में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत की यात्रा पर रहे। सोलिह, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर साल एकाध कोई पूछ लेते हैं भैया, जान आफत में रहती है ना, तो करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं वो मालदीव के हैं। लिख लेना, कहीं टाँक लेना है ना, काम आएगा। मोदी जी से हाथ मिलाए होंगे, ये देखिए। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, बढ़िया है। देश में निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत, ध्यान दीजिएगा, ये खुद अपने आप एक प्रश्न है। देश का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? उसका नाम है INS विक्रांत। को भारतीय नौसेना में किस दिनांक को शामिल किया गया?
ये स्वदेश निर्मित है INS विक्रांत। तो देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को हमने नौसेना में शामिल किया है। बिल्कुल सही है तारीख, वो है 2 सितंबर 2022। 2 सितंबर 2022 को हमने INS विक्रांत को नौसेना में शामिल कर लिया है। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी कि भैया वो जो ब्रिटिश कालीन नौसेना का झंडा था उसको हटा दिया और उसकी जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भैया हमारा नया नौसेना का झंडा, ठीक है, वो हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ठीक है, INS विक्रांत अगर पूरी क्षमता पर रहे तो 43,000 टन विस्थापन क्षमता रखता है और इस आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है ये। ठीक है, भूलिएगा मत। अच्छी क्षमता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये है PIB की साइट। इसके बाद में विक्रांत की बात हो रही है। पहला स्वदेश विमान वाहक युद्धपोत होगा अपना INS विक्रांत, यही देख रहे हैं आप लोग। अब कुछ अन्य नाम भी मैं बता रहा हूँ, ये काम के आपके है ना। अब कुछ अन्य देशों के नाम देख लेते हैं। तो INS विक्रांत तो है हमारे पास, और उससे पहले हमारे पास जो अभी इस समय चल रहा था वो है INS विक्रमादित्य। एडमिरल गोर्शको जो हमने लिया था रूस से, वो था हमारे पास। अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में गेराल्ड R. फोर्ड, ये विमान वाहक युद्धपोत है अमेरिका का। हमारे पास INS विक्रांत और विक्रमादित्य हैं, इनके पास में है गेराल्ड R. फोर्ड USA का। ये सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा भी कई नाम हैं इनके पास में, मैं थोड़े बड़े कर देता हूँ। निमित्ज जॉर्ज वॉशिंगटन। फ्रांस के पास चलते हैं तो फ्रांस का है चार्ल्स डे गॉल। ये जो है ये फ्रांस का है चार्ल्स डे गॉल। ठीक, इसके बाद इटली चलते हैं तो इटली में 2 नाम मिलेंगे आपको, केवोर और गोसेप गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान था, उनके नाम पे अभी भी काम चल रहा है। तो इटली में केवोर है ये, और अपनी हिंदी की किताबों में काबूर नाम मिलता है। इटली के एकीकरण में काबूर तथा गैरिबाल्डी का योगदान, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो केवोर और गोसेप गैरिबाल्डी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए रूस। एडमिरल कुज्नेको या कुज्नेत्सोव, ये एडमिरल कुज्नेत्सोव हमारा रूस का आ गया। ठीक भैया। इसके अलावा ब्रिटेन पे चलते हैं अब, इंग्लैंड की तरफ। प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन एलिजाबेथ,